नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एआईएडीएमके के 24 सांसदों को शीतकालीन सत्र से किया निलंबित। सदन की कार्यवाही बाधित करने पर नियम 374A के तहत कार्रवाई। कावेरी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से वेल में आकर गतिरोध कर रहे थे सांसद। राफेल मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का राहुल गांधी को करारा जवाब। लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा, देश की सुरक्षा के बजाय पैसों के गणित को तवज्जो देती है कांग्रेस। जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा में लंबित विधायी कामकाज को पूरा कराने पर सभापति एम वेंकैया नायडू का जोर। सत्र के बाकी दिनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की 2 दौर की बैठक। कहा, सांसदों के व्यवहार से धूमिल हो रही है सदन की छवि। असम अकॉर्ड को सही ढंग से लागू करने के लिए होगा हाई लेवल कमेटी का गठन। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंत्रिमंडल की मंजूरी। देश के 6 करोड़ परिवारों तक पहुंचा उज्ज्वला योजना का फायदा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बताया, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की सबसे बड़ी योजना। कहा, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है अनुकूल असर। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। राफेल विमान सौदा मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा में हस्तक्षेप करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं। कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से नहीं हो सकती, क्योंकि ये नीतिगत विषय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी विमान खरीद प्रक्रिया को सही पाया है। लोकसभा में राफेल सौदे पर नियम 193 में चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को देश की सुरक्षा का नहीं, पैसे का गणित समझ आता है। The Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. They did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। मेरा ये आरोप है कि यूपीए सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2014 तक कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी तरह हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान का दाम यूपीए सरकार के समय से 20% सस्ता है। कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते, यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अरुण जेटली ने जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि राफेल पर केंद्र सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो गया है, इसीलिए जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है।
The judgment says we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelopes, we read the price, and after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। राफेल सौदे में ऑफसेट पार्टनर को लेकर विपक्ष के सवाल का भी वित्त मंत्री ने जवाब दिया। 58,000 करोड़ का पूरा डील है, ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल, उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बोफोर्स, अगुस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। ऐसे में एनडीए सरकार के खिलाफ बनावटी आरोप गढ़ रही है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में राफेल मुद्दे पर नियम 193 तहत चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार पर पुरानी डील को रद्द करने और ज्यादा कीमत में विमान खरीदने का आरोप लगाया और इसकी जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग की। लोकसभा में राफेल सौदे पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने राफेल की पुरानी डील को रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। Did the Air Force change their demand for the number of planes, or did you unilaterally, without asking the Air Force, change this demand? Why did the price go from 526 crores to 1600 crores? दूसरे दलों के सांसदों ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए राफेल सौदे की प्रक्रिया, कीमत और जेपीसी जांच की मांग की। Why 1670 crores instead of 526 crores? Why 36 jets in place of 126 jets? Why not you gave a fresh discussion with Eurofighter? We would have a capacity to manufacture these planes for the future. This, madam, has been sorely let gone of by the current NDA government. And if the difference of pricing is not enough to justify it, and madam, I think the government should come up with a white paper as to why technology transfer was not given. वो लड़ रहा है, उसको जे राजनीतिक दल, हम सरकार है, किसी भी सरकार होने दो, उसका एक काम था कि वो जब जरूरत बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, हम दे नहीं पा रहे, वक्त पे दे नहीं पा रहे। He paid for 36 aircraft is about 60,000 crores, madam. It is nearly 2.5 times what the government states in Parliament. So I would like the Honourable Defence Minister to explain the discrepancy and how come you are paying more than 2.5 times for Rafael. बेंचमार्क प्राइस ठीक करना था, उसके बाद बाकी नेगोशिएशन होते, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर दिए बेंचमार्क प्राइस करने से पहले। कहना चाहता हूं कि कोर्ट ये डिफेंस का मामला होने की वजह से वो सही फोरम नहीं है चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, वहां चर्चा नहीं हो सकती। इसका सही फोरम अध्यक्ष जी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। सदन में गतिरोध के चलते चर्चा पूरी नहीं हो पाई और संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, संपादक ओपिनियन पोस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। बावजूद इसके कि सरकार ने बार बार अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है कि राफेल को लेकर के क्या रियल पोजीशन है, इसके अलावा कल प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है कि क्यों ये डील, कैसे ये डील, सबके पूरा चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की तरफ से दिए गए बयान को मंजूर किया है। क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आ रही है? क्या वजह है? किस चीज को टारगेट करना चाह रही है? देखिए, मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे इस डील को लेकर कांग्रेस की ओर से। पहला कि प्रोसीजर, जो तय प्रोसीजर है ऐसी डिफेंस डील्स का, उसको फॉलो नहीं किया गया। दूसरा, ये कहा गया कि प्राइसिंग में गड़बड़ हुई। तीसरी बात कही गई ऑफसेट पार्टनर चुनने में गलती या बेईमानी की गई। तीनों मुद्दों पर
सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। सरकार के पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे और सुप्रीम कोर्ट ने जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे सब दिए गए। तीनों पर भी प्राइसिंग का मामला, चूंकि डिफेंस का मामला है, वो सीक्रेट था, फिर भी सरकार ने अदालत को दिया और उन्होंने वो सील कवर से खोल के उसको देखा। तीनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, प्रोसीजर में कोई गड़बड़ नहीं है, प्राइसिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, ऑफसेट क्लॉज में कोई गड़बड़ नहीं। उसके बाद मुद्दा बनता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सारी कोशिश ये है कि चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक इसको जिंदा रखा जाए। क्यों रखा जाए? उसको लग रहा है कि ये बोफोर्स जैसा मुद्दा उसके लिए हो सकता है। ये बोफोर्स 2 उसको नजर आ रहा है इसमें, कि सही है क्या, गलत है क्या, वो एक अलग चीज है। एक परसेप्शन बनाओ कि इसमें बेईमानी हुई है, तो रोज झूठ बोलो। अभी आपने वित्त मंत्री को सुना कि टोटल डील 59,000 करोड़ की हुई है, उसमें ऑफसेट जो है वो लगभग 3,000 करोड़ का है, उसमें 90-100 ऑफसेट पार्टनर्स हैं, उसका एक हिस्सा 3 या 4% मतलब 800 करोड़ का की सप्लाई करने का ठेका जो है मिलेगा अनिल अंबानी को। पहली बात, वो 36 एयरक्राफ्ट बने हुए आ रहे हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होने, तो उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है इसका कोई सवाल नहीं होता। ये शुद्ध रूप से इसमें कुछ है नहीं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पकड़ ले और सांप सांप चिल्लाए, उस तरह की स्थिति कांग्रेस की है। लेकिन उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए नरेंद्र मोदी की इमेज को हिट करने के लिए। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है प्राइम मिनिस्टर की, उनकी अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है। कांग्रेस को लगता है कि जब तक उसको हिट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए रास्ता नहीं खुलेगा। लेकिन अभी तक एक बार भी किसी आरोप में भी ये सारे झूठे तथ्य देने के बावजूद ये कहने की हिम्मत किसी विपक्षी नेता की, राहुल गांधी समेत, नहीं हुई कि प्रधानमंत्री ने इसमें पैसा लिया है। सारा आरोप क्या है कि एक उद्योगपति को पैसा दिलाया गया है, जो अमाउंट बताया जा रहा है वो भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा जा चुका है। इस सब के बावजूद ये इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम छोड़े नहीं, इसको बनाए रखें, लगातार हिट करते रहें। कुछ लोग तो मान ही जाएंगे, नहीं मानेंगे तो कुछ लोगों के मन में शंका उठेगी कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अच्छा, जेपीसी को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, क्या मंशा है कांग्रेस की इसके पीछे, क्या मकसद हासिल करना चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को अगर इस डील में गड़बड़ नजर आती, सच्चाई जानना चाहती, तो कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती, उसके रिव्यू के लिए, और अपनी बातें, उसके पास जो तथ्य हैं वो रखती। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। जेपीसी से उसको मालूम है कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन जेपीसी को जैसे ही इस पर जेपीसी गठित हुई, ये पॉलिटिकल मामला बन, चुनाव तक रोज इसको लेकर खबर आती रहेगी और ये कांग्रेस संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि कुछ गड़बड़ है, तभी तो संसद जांच कर रही है। तो कुल मिला के इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने और लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों पर आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्रवाई की। उन्होंने AIADMK के 24 सांसदों को निलंबित कर दिया। इन सांसदों को नियम 374A के तहत कार्रवाई की गई। इन सभी सांसदों को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शीतकालीन सत्र की बाकी बैठकों के लिए निलंबित किया है। ये सभी वेल में आकर लगातार सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा कर रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ये सांसद वेल में आकर गतिरोध पैदा कर रहे थे। हाल ही में लोकसभा नियम समिति ने ऐसा करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया था। By your willful and persistent obstruction, grave disorder is being occasioned. I am therefore constrained to name you under Rule 374A. Therefore, all of them stand automatically suspended from the service of the House for 5 consecutive sittings of the session. पहली खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
दहिया, अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म CID से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा में लगातार जारी गतिरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कड़ी नाराजगी जताई है। सभापति ने कहा कि सदन में कई अहम विधेयक पारित कराने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में मूल्य वृद्धि समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस मिला। उन्होंने सभी सदस्यों से कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्यों को सहयोग के लिए अपील की। नए साल में सदन की पहली बैठक में जरूरी पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्र की अब महज 4 बैठकें ही बची हैं। ऐसे में सभापति ने सदस्यों से महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर पारित कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगातार अवरोध के चलते उच्च सदन की छवि को भी नुकसान पहुँचता है। And we are not able to function here. I earnestly appeal to all of you, whatever issues you have, please come to me. If they are already not admitted, I will consider it positively. And secondly, any issue cannot be dictated. You do this way, then only we will allow the House. This is not acceptable in the system. And the House started on 11th December. Today we are on 2nd January. We have not been able to do anything. So please understand this, and the entire country is watching us. Once again, I would like to say, because I have a habit of going around and addressing universities, scientific community, convocations. Whenever I go, and also when I come across the media, mazak uda rahe log. And that causing a loss of image to the House. So keeping ये पार्लियामेंट के बारे में जो लोगों का मन में जो भावना है वो गिर रही। प्लीज the image of parliament is taking a beating. That's why people are laughing at us. I am not able to digest it as the chairman of this house. After all, you are all senior members. I don't want this sort of situations in the house. I earnestly request all of you again, please cooperate. See to it that this house functions for the remaining days in a meaningful manner, and then pass some legislations, have some discussion. This is my appeal to all of you. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 11 दिसंबर को हुई थी, लेकिन गतिरोध की वजह से कार्यवाही अब तक बाधित रही है। कार्यवाही के बाधित होने की वजह से सदन में कुछ खास काम नहीं हो सका है। सदन में मौजूदा सत्र में दिव्यांगों से जुड़ा एक विधेयक ही पारित हो सका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज नए साल के लिए राज्यसभा कैलेंडर 2019 जारी किया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा के नेता सदन अरुण जेटली और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई सांसद मौजूद रहे। सभापति ने कहा कि कैलेंडर भारत के राजनीतिक इतिहास की याद दिलाता है, जो 1952 के उच्च सदन और पिछले 66 सालों के राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। इस मौके पर उन्होंने सदन में गतिरोध को लेकर चिंता जताई और कहा कि अब सत्र के कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायकों पर चर्चा किए जाने की अपील की। This is a big occasion because the release of Rajya Sabha calendar 2019, we are recalling the political history of our country since the inception of Upper House in 1952 and of the August House as well. A wide array of 65 leaders belonging to different parties who donned different positions in the House at different times are featured in this calendar. Accordingly, this calendar is a chronicle of political changes in the last 66 years.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली की रहने वाली जस्मिना खातून इस योजना की 6 करोड़वीं लाभार्थी बन गई हैं। आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन सौंपा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और उज्ज्वला योजना जैसे प्रयास अपनी समग्रता से सामाजिक पहलू के विकास की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़वें एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सशक्तिकरण, मानव गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने का कार्यक्रम भी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर पड़ रहा है। साथ ही घरों के अंदर वायु प्रदूषण भी कम हुआ है। पर्यावरणीय दृष्टि से साफ सुथरे हरित ईंधन का उपलब्ध न होना ग्रामीण दुर्बल वर्गों में बीमारियों की बड़ी वजह रहे है। कई पीढ़ियों तक घर की महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन धुओं से भरे काले रसोई घरों में कपा दिया है। आज जब एलपीजी जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो तभी ऐसी दुर्गति क्यों होना चाहिए। दुर्दशा और दुर्गति बनी रहने देना हमारा अपराध ही मान जाता है। इसलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने खाना पकाने के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मई 2014 में देश में एलपीजी कवरेज का दायरा 55% था, जो दिसंबर 2018 में 90% हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़कर इस योजना के विस्तार में सहयोग दिया है। यूनिवर्सल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभ होने से दुर्बल वर्ग के सभी व्यक्ति जो पहले के चिन्हित श्रेणियों में शामिल नहीं थे उन्हें भी हरित ईंधन का प्रयोग करने का लाभ मिलेगा। इस योजना ने देशवासियों को मानवतावादी चेतना को झकझोर दिया है। मुझे यह जानकर हर्ष है कि 31 दिसंबर 2018 तक 1.3 करोड़ से अधिक देशवासियों ने मिलने वाले एलपीजी सब्सिडी का त्याग कर गरीब वर्गों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार को समर्थन दिया, अपना योगदान दिया। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकसित देशों ने सराहना की है और इसने विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। हमने जो कहा था, प्रधानमंत्री जी ने देश को जो वचन दिया था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, सबके लिए काम करेगी, सबको साथ ले चलेगी। ये 6 करोड़ परिवार बना के ये उसकी बड़ा प्रमाण दिया गया है। ये सरकार सबके लिए है, सबको साथ ले चलती है, सबकी विकास के लिए है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने उज्ज्वला योजना से जुड़ी एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की। इस अवसर को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब लोगों की भलाई के लिए महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का प्रयास है। मोहम्मद फातेह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी दे दी है। साथ ही असम अकॉर्ड को सही ढंग से लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार असम समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेगी। इसके तहत सरकार असम के स्थानीय पक्षकारों से बात करेगी। ये कमेटी असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू करने और इसके असर की समीक्षा भी करेगी। यह फैसला किया है कि एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि असम अकॉर्ड की क्लॉज 6 में इनविसेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स के बारे में अपनी रिकमेंडेशंस दे। हाई लेवल कमेटी
1985 से लेकर आज तक एकॉर्ड की क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंटेशन में किए गए एक्शन की इफेक्टिवनेस को भी एग्जामिन करेगी कि 85 से लेकर अब तक असम एकॉर्ड कितना लागू हुआ है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत यदि हुआ है तो उसका प्रभाव कितना रहा है। सभी स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके असम लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन के लिए क्वांटम के बारे में भी ये रिकमेंडेशंस करेगी कि यदि हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।